वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविमेट्री, जिसमें कि हम बेसिक उसका ग्रेविमेट्री का प्रिंसिपल देखने वाले हैं और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में को परफॉर्म करने में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेविमेट्री एनालिसिस क्या है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है एक एक्यूरेट और प्रिसाइज मेथड है जिससे कि मैक्रो मैक्रो यानी कि बड़े क्वांटिटी की एनालिसिस जो है वो इजीली की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस जिसका भी एनालिसिस करना है उसके वेट का मेजरमेंट किया जाता है किसी गिवन सॉल्यूशन में, उसको एज अ प्रेसिपिटेट उसका फॉर्म करके। यानी कि जब भी इसमें टाइट्रेंट जो है एनालाइट में ऐड किया जाता है तो एनालाइट में जो आपका सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको कि हमें डिटरमाइन करना है, वो टाइट्रेंट के ऐड होने पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। फिर उस प्रेसिपिटेट को वेट करके हम ये उसके सब्सटेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये जो प्रेसिपिटेशन या सेपरेशन होता है उसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड में जो एनालाइट होता है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जो एनालाइट सॉल्यूशन है उसमें इनसॉल्युबल होता है। फिर उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेते हैं, फिल्ट्रेट को वॉश करते हैं ताकि उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हीट करते हैं फिल्ट्रेट को, जिससे कि वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए जिसका कॉम्पोजिशन हमें पता हो। उसके बाद उसको वे करते हैं और फर्दर कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। उसके बाद सेकंड मेथड है वोलेटिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो एनालाइट होता है उसको वोलेटाइजेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब उसमें जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इवोपरेट करते हैं और फाइनली लास्ट में जो है वो जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट बच जाता है उसको फिर हम वे करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है और इसमें एक सुटेबल इलेक्ट्रोड लिया जाता है जिसपे कि एलिमेंट जो है जिसको कि एस्टिमेट करना है वो उस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रिकली। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो आयन जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं और ये जो डिपोजिशन होता है वो बेस्ड होता है कि उनका केमिकल इक्विवेलेंट क्या है। यानी जो नेगेटिव आयन्स है वो जाके पॉजिटिव पे डिपॉजिट होते हैं और जो पॉजिटिव है वो जाके नेगेटिव पे डिपॉजिट होते हैं। तो उसके बेसिस पे जो डिपोजिशन होता है उसके बेसिस पे फिर कैलकुलेट करके हम जो है वो सब्सटेंस को डिटरमाइन करते हैं। अब जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसका जो मेन प्रिंसिपल है कि इसमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है, मतलब जो क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की उसको वेट करके हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना सब्सटेंस गिवन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपको बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम सीक्वेंस वाइज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो सैंपल प्रिपेयर किया जाता है, फिर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन कैरिड आउट होती है टाइट्रेशन के थ्रू। उसके बाद हम ये भी चेक करते हैं कि प्रेसिपिटेशन कंप्लीट है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि कुछ जो सब्सटेंसेस है वो एनालाइट में ही डिजॉल्व रह गए हैं। उसके बाद जो है वो डाइजेशन और एजिंग होता है प्रेसिपिटेट का। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेट को फिल्टर किया जाता है। फिर जो प्रेसिपिटेट है उसको वॉश किया जाता है कि अगर उस पर कोई अदर इम्प्योरिटीज़ है तो वो क्लीन हो जाए। उसके बाद उसको ड्राई करते हैं या फिर इग्नीट करते हैं प्रेसिपिटेट को और उसके बाद वे करते हैं और लास्टली कैलकुलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है जिसमें सैम्पल प्रिपरेशन। तो सैम्पल में क्या करते हैं कि जो भी सैम्पल है उसका एक स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं। उसके बाद जो भी हम सैंपल ले वो होमोजीनस होना चाहिए, मैक्सिमम वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए और पाउडर जो है वो फाइन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिसोल्यूशन। इसमें जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसको एक क्लीन बीकर में रखना चाहिए और फिर उसमें वाटर ऐड करके उस सैंपल को अच्छे से डिज़ोल्व करना चाहिए और उसमें स्टरिंग तब तक करनी चाहिए जब तक कि एक क्लियर सॉल्यूशन ना मिल जाए, यानी कि सॉल्यूशन में किसी तरह का कोई भी सैंपल का पार्टिकल नहीं दिखाई देना चाहिए। और अगर ऐसा है तो थोड़ा हल्का सा वार्म करने के बाद उसको क्लियर बना लिया जाता है। थर्ड स्टेप आशन। तो प्रेसिपिटेशन जो है हमेशा एक रेजिस्टेंट ग्लास बीकर में करना चाहिए और इसमें स्लोली स्लोली जो है वो प्रेसिपिटेंट यानी प्रेसिपिटेंट वो सब्सटेंस है जो कि प्रेसिपिटेशन कॉज करेगा, उसको उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके धीरे धीरे स्टरिंग के साथ ऐड करना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है यानी ये जो रिएक्शन है उसको हमेशा एक हॉट सॉल्यूशन में कैरिड आउट करना चाहिए।
प्रेसिपिटेंट की बहुत ही कम क्वांटिटी यानी मॉडरेट क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रेसिपिटेंट जो है वो ज़्यादा ऐड किया जाता है तो इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। जब प्रेसिपिटेट जो है वो धीरे धीरे नीचे सेटल होने लगते हैं तो फिर प्रेसिपिटेंट की कुछ सॉल्यूशंस जो है वो वापस डाली जाती है, ये चेक करने के लिए कि ऊपर फिर से प्रेसिपिटेट तो नहीं बन रहा है। उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में जो हम प्रेसिपिटेंट सेलेक्ट करते हैं, मतलब जिसके थ्रू प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब वो ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो कि प्रेसिपिटेट ईजिली फॉर्म कर दे। एक आइडियल प्रेसिपिटेंट जो होता है, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन कॉज करता है, उस वो जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो काफ़ी तेज़ होनी चाहिए। मतलब एनालाइट में जैसे ही उसको ऐड किया जाए वैसे ही प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगे, और फिर जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म है उसको ईजिली फ़िल्टर किया जा सके, वॉश किया जा सके, ताकि उसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी ना हो। उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होनी चाहिए, यानी कि जिस भी एनालाइट में प्रेजेंट है वो वापस उसमें डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और उसका कॉम्पोजिशन जो है वो ईजिली डिटरमाइन करने के लिए एबल होना चाहिए जब वो ड्राई हो जाए। तो अगर आयन जो जिसको प्रेसिपिटेट करना है वो अलग अलग प्रेसिपिटेंट के साथ जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देती है, तो जो भी प्रेसिपिटेंट हम सेलेक्ट करते हैं वो जो कि प्रेसिपिटेंट फॉर्म करेगा उसकी सबसे लीस्ट सॉल्युबिलिटी होना चाहिए। मतलब कि जब प्रेसिपिटेंट ऐड किया जाए तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो वो एनालाइट सॉल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी लीस्ट हो, ऐसा ही प्रेसिपिटेंट सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि गिवन एनालाइट में कंप्लीट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रखा है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए कुछ फ्यू ड्रॉप्स प्रेसिपिटेंट के ऐड किए जाते हैं बीकर के साइड से आराम से, ताकि वो जो सेटल प्रेसिपिटेट है उसको डिस्टर्ब ना करे, और अगर एनालाइट में फर्दर प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के चांसेस है तो वो देखा जा सके। तो जब प्रेसिपिटेंट ऐड करते हैं तो अगर किसी तरह का कोई प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होता है, यानी टर्बिडिटी नहीं दिखती है, यानी कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसमें जो एनालाइट सॉल्यूशन है उसमें कंप्लीट प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो चुका है। तो डाइजेशन जो है हमेशा हाई टेम्परेचर पे करते हैं ताकि जो ये प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो। इसमें जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, जिस सॉल्यूशन में से प्रेसिपिटेट वो फॉर्म हुआ है उसी में ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। जब हम इसको अलाउ करते हैं थोड़ी देर के लिए रहने के लिए तो देखते हैं उसमें क्या होता है कि लार्ज क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर से वापस से वो रीप्रेसिपिटेट होते हैं सरफेस पे, और वो कंबाइन करके एक लार्ज क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। ये जो डाइजेशन प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं इसके काफ़ी एडवांटेज हैं। जैसे बेसिकली जो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं वो आपको डिज़ोल्व होते हैं और फिर से रीप्रेसिपिटेट करते हैं, तो वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म कर देते हैं। जब बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं तो जो सरफेस एरिया होता है प्रेसिपिटेट का वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि को प्रेसिपिटेशन के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और फिल्ट्रेशन जो है वो ईजी हो जाता है। इसमें जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से फॉर्म होते हैं, तो वो बहुत इरेगुलर होते हैं जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम डाइजेशन कराते हैं तो डाइजेशन कराने में जब हम हॉट टेम्परेचर पे वो वापस लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं तो ये सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि फर्दर को प्रेसिपिटेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब हमने देख लिया कि प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट का कंप्लीटनेस मतलब फाइनली गिवन एनालाइट में पूरे कंप्लीट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए हैं कि नहीं। उसके बाद उनके लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेते हैं। जब लार्ज क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद का स्टेप आता है फिल्ट्रेशन। तो इसमें जो है जो भी मदर लिक्विड है, मदर लिक्विड यानी कि जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उससे फिर हम उसको सेपरेट करते हैं। इसमें अलग अलग फिल्टर मीडिया जो है हम यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, प्रेसिपिटेट को सेपरेट करने के लिए, और चॉइस डिपेंड करता है कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसका नेचर क्या है, जो हम फिल्टर मीडिया यूज़ करने वाले हैं उसका कॉस्ट क्या है, या हीटिंग टेम्परेचर क्या है, और जिसकी ज़रूरत पड़ती है उस प्रेसिपिटेट को ड्राई करने के लिए। तो नॉर्मली जो फ़िल्टर मीडिया यूज़ किए जाते हैं वो है फ़िल्टर पेपर, फ़िल्टर पल्प, फ़िल्टर मैथ्स, परमानेंट पोरस फ़िल्टर डिस्क, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जब हमने फ़िल्टर कर लिया, फ़िल्टर करने के बाद प्रेसिपिटेट हमें मिल गया तो उस प्रेसिपिटेट को फिर से उसको वॉश किया जाता है। वॉश करने से क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट है तो वो वॉशिंग के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाती है। बहुत सारे प्रेसिपिटेट है जो वॉश नहीं होते हैं वाटर से, लेकिन उसके लिए कुछ अलग वॉशिंग सॉल्यूशंस आते हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में हेल्प करते हैं।
वॉशिंग लिक्विड जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल होने चाहिए, ताकि जैसे ही ड्राइंग टेम्परेचर मिले वो ईजिली इवोपरेट हो जाएं। और मोस्टली जो भी वॉशिंग लिक्विड्स यूज़ किए जाते हैं वो जो है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्विस डाइल्यूट एक्विस सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि एक कॉमन एन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी होती है प्रेसिपिटेट की वॉशिंग लिक्विड में वो कम हो जाती है, और साथ ही वो पेप्टाइजेशन यानी कि जो प्रेसिपिटेट है उसके डिस्पर्जन को प्रिवेंट करता है और उसको उसी फॉर्म में रहने देता है। अमोनियम सॉल्ट जो है वो मोस्टली फेवर्ड आपको वॉशिंग लिक्विड है जो कि यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है मोस्ट ड्राइंग टेम्परेचर पे। कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो डाइल्यूट अमोनियम ऑक्जेलेट सॉल्यूशन है, जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेसिपिटेट को वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट अमोनियम नाइट्रेट है, जो कि आयरन हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट को वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद आता है ड्राई, यानी कि हमने प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे या फिर इग्निट करेंगे। तो जो ड्राइंग टर्म है वो तब यूज़ किया जाता है जब टेम्परेचर जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस से कम हो, लेकिन अगर 250 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है और 1200 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो टर्म जो यूज़ किया जाता है वो होता है इग्निशन। जो एब्जॉर्ब वाटर, अक्लूडेड वाटर या जॉर्ब्ड वाटर या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो प्रेसिपिटेट में प्रेजेंट है, उसको ड्राइंग के थ्रू हटाया जा सकता है। जो भी सब्सटेंस है उसका क्या मतलब, जो भी प्रेसिपिटेट है फॉर्म हुआ है उसकी इग्निशन टेम्परेचर क्या है, उसके बेसिस पे जो है वो टेम्परेचर सेलेक्ट किया जाता है। मतलब जो भी सब्सटेंस है उसकी क्या केमिकल, तो डिपेंडिंग अपॉन जो प्रेसिपिटेट में सब्सटेंस है उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे इग्निशन टेम्परेचर जो है वो सेलेक्ट की जाती है। हीटिंग जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि जो भी हमें वेट हो कांस्टेंट वेट हो, मतलब प्रॉपर ड्राइंग हो सके, जिससे कि वेट हमारा कांस्टेंट मिले। ड्राइंग जो है पॉसिबल होता है प्रेसिपिटेट के लिए फिल्टर पेपर या फिर गूज क्रूसिबल या सिंटर्ड ग्लास या पोर्सिलेन क्रूसिबल में रख के, ठीक है। इग्निशन जब किया जाता है तो उसको क्रूसिबल में रखा जाता है, और एक मफल फर्नेस एक डिवाइस होती है जो हीट होता है और उसके अंदर क्रूसिबल को रख दिया जाता है, जिससे कि वो ईजिली आराम से ड्राई हो जाती है यूनिफॉर्म तरीके से। अब हमने ड्राई भी कर लिया, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें कि हम वेट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो जो रेसिड्यू बच जाता है ड्राइंग के बाद उसको फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है एक डेसिकेटर में, और उसके बाद उसको वेट किया जाता है एनालिटिकल बैलेंस से, ताकि उस प्रेसिपिटेट का वेट हमें मिल जाए। उसके बाद कैलकुलेशन की जाती है परसेंटेज के टर्म में, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू GA बाई जी सैम्पल इंटू 100। यहाँ पे ये है GA जो है वो ग्राम्स ऑफ एनालाइट है, जी सैम्पल जो है ग्राम हमने सैम्पल कर लिया है, इंटू 100 से हम जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसका परसेंटेज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रेसिड्यू का वेट है वो हमें पता होना चाहिए, कितना सैम्पल का वेट लिया वो पता होना चाहिए, ताकि ईजिली हम परसेंटेज ऑफ सैम्पल जो है वो कैलकुलेट कर सके इस फॉर्मूला के थ्रू। तो ये था आपका बेसिक स्टेप्स जो कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।